सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं कैली में फिर से एक बार, और स्वागत है मेरे बच्चों आपका हमारी क्या वन शॉट की सीरीज में। जैसे कि हमने आपसे वादा कर रहे हैं आज कि इस वन शॉट की सीरीज को लेकर आपके हम वो सारे चैप्टर्स कवर कराएंगे कम से कम समय में जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने एग्जाम टाइम से जस्ट पहले इन चैप्टर्स को देख लिया, एक नजर भर भी देख लिया, क्योंकि इस चैप्टर को मैं कम से कम समय में खत्म करूंगा, तो एक नजर भरी काफी है। ये सारे आप पे कंफ्यूजन दूर कर देगा, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देगा, ये आपका पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज कर देगा, जो कि आपको पढ़ने में शायद 2-2.5 घंटे लग सकते हैं। लेकिन इस वन शॉट के जरिए आपको टू द पॉइंट, टू द मेन पॉइंट आपको सारा कंटेंट मिलेगा। तो मेरे बच्चों दिल थाम के बैठो, शुरुआत करने जा रहा हूं मैं आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं जो कि हम लोग उसके अंदर स्टडी करेंगे। जैसे हम लोग समझेंगे फ्रांस की क्रांति कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है, हमारा नेपोलियन था उसके बारे में हम जानेंगे, नेपोलियन का भैया कैसे सम्राट बना, कैसे हारा, ब्रिटिश में किस प्रकार से एकीकरण आया, इटली में कैसे आया, जर्मनी में कैसे फैला, और धीरे धीरे किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और प्रोशिया ने मिलकर जो हमारे भाई साहब जो हमारे बोलते क्या नाम उसका, अरे नेपोलियन को हराया। साथ साथ मेरे बच्चे बाल्कन के क्षेत्र का क्या रोल रहा, बाल्कन इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट क्यों है कि सर बाल्कन से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, उससे क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। साथ साथ वियना की संधि क्या थी, है ना, वियना की संधि क्या थी, कुसुतुन की संधिया क्या थी, ये सब संधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है मेरे भाई। ध्यान लगा, जुस्पे मैसनी कौन था इसके बारे में जरूर पढ़ के आना, है ना, मेटरनिक कौन था इसके बारे में जरूर पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिससे क्वेश्चन बनते बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों समय व्यर्थ नहीं करेंगे और फटाफट से शुरुआत करेंगे अपने इस क्या वन शॉट सीरीज का महाकाल के नाम पे। तो मेरे बच्चों ये रहा आपके सामने हमारा टॉपिक। चलो जी भाई शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम बेटा क्या हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हमने जाना था, ये फ्रांसीसी क्रांति के साथ चालू हुआ था। और फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी बेटा क्या हुई थी 1789 में, जो हमने पढ़ी थी, शायद लुई 16 के बारे में पढ़ी थी। आप सुनो बहुत ध्यान से, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजों को डिस्कस करना है, छोटी छोटी चीजें। पहला कि फ्रांस के अंदर जो था एक निरंकुश राजशाही शासन था, मतलब एक दबंगई, जहां क्या बोलते हैं दबंगई। दबंगई का मतलब हो गया बंदा सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, अपनी ही बातों को मनवा रहा है, बंदा सिर्फ अपनी बातों को लागू कर रहा है, वो किसी और की बातों को लागू होने नहीं दे रहा, वो अपनी क्या चला रहा है, पॉलिसी चला रहा है। वो कह रहा है कि भैया ऐसा होगा तो ऐसा ही करना है, कर लगेगा, टैक्स लगेगा, ऐसा ही करना है। दैट इज कॉल्ड निरंकुश, जिसके ऊपर कोई अंकुश ना लगा सके, यानी जिसके ऊपर कोई डाउटफुल ना हो सके। अच्छा, आगे उन्होंने एक बात बोली छोटी सी, क्या कि फ्रांसीसी क्रांति ने सरकार या शासन की सत्ता राजशाही, जहां उन लोगों ने काम करा। जी हाँ, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो ऑब्वियसली बात है मेरे बच्चा, राजाओं के हाथ से छीनकर किसको दे दी बेटा, वहां के नागरिकों को, यानी कि लोकतांत्रिक, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक, यानी कि राजशाही से, अगर हम बात करें राजशाही से कहां पे चले गए, प्रजातंत्र पे शासन चला गया। और साथ साथ मेरे बच्चे क्या हुआ, हमने उस राजा के ध्वज को, राजध्वज को गायब करके हम लोग क्या लेके आए, तिरंगा लेके आए। तिरंगा बेसिकली ऐसा नहीं कि इंडिया का ही तिरंगा है, तिरंगे का मतलब होता है 3 कलर, और 3 कलर जिन जिन देशों में 3 कलर वाले झंडे हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, तिरंगे हैं। क्या बेटा, वो तिरंगे। और जैसे ही हमारी फ्रांसीसी क्रांति में तख्ता पलट हुआ लुई 16 का, मेरे बेटा वो फ्रेंच को हमने राष्ट्रीय भाषा को घोषित कर दिया। जब हमने सर ये बदलाव देखे तो बदलाव के साथ साथ और भी कर्मकांड हुए। बोलो क्या, हम लोगों ने चीजों को समान भार और समान क्या माप की इकाइयों में अपनाना चालू करा। मतलब कि जब हम लोग चीजों को तोल लेंगे, वेट करेंगे, उनके ऊपर जो टैक्सेस लगेंगे, उन टैक्सेस के लिए बेटा हमने क्या काम करा, जी आप पॉलिसी निकाली, हमने उनको उन शुल्कों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जी हाँ, समझो, मतलब कि जैसे ही फ्रांस की क्रांति आई तो भैया जो राजा ने क्या लगा रखे थे, टैक्सेस लगा रहे थे फालतू के, हमने उन सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और साथ साथ मेरे बच्चे हम लोगों ने क्या काम करा, एक केंद्रीकृत राजनीतिक प्रणाली। केंद्रीकृत मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रलाइज, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेंट्रल। क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल। हम लोगों ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट का वगैरह पारित किया, जिसके अंदर सारा का सारा राजतंत्र, सॉरी सारा का सारा क्या बच्चे, जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो केंद्र के हाथों में होगी, यानी कि सेंट्रल के हाथों में होगी। और फिर अंत में आके हमने स्टेट जनरलों के नाम नेशनल असेंबली में क्या कर दिए, बदल दिए। इन नेशनल असेंबली के अंदर जो बंदे बैठते थे वो फ्रांस के जो नागरिक थे वो उनको चुनकर भेजते थे। जैसे हमारे यहाँ के दिल्ली में होता ना, दिल्ली ले लो, इंडिया में ले लो, ML MP होते, तो इन ML MP को कौन चुनता है, हम लोग चुनते, जनता चुनती है। तो उसी प्रकार से नेशनल असेंबली के अंदर जो बंदे बैठ रहे थे उनको कौन चुन रहा था, हम ही लोग चुन रहे थे, यानी कि फ्रांस के लोग चुन रहे थे। ठीक है, चलो जी आओ अगला बेटा नेपोलियन। जी हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेपोलियन बोनापार्ट बेटा आपको मालूम है 15 अगस्त को पैदा हुआ था, कब, 1769 के अंदर। नेपोलियन की खास बात क्या है सर, नेपोलियन की खास बात ये थी 24 वर्ष की उम्र में क्या बन गया, सेनापति बना। क्या बना मेरे बच्चे, सेनापति बना। और सेनापति बनने के बाद भाई साहब इसने हाहाकार मचा दिया, इसने महाकाल के नाम पे सबको ठोका। जी हाँ, महाकाल के नाम पे इसने सबको ठोका रख के बकायदा इसने यूरोप के अंदर अपना इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया। आप सोच नहीं सकते हो, 1799 से लेके 1815 तक ये शासक बन के रहा, किसका,
फ्रांस का, और साथ साथ यूरोप के इसने कई देशों को भी जीता। कहते हैं मेटरनिक, जी हाँ मेटरनिक जो था बंदा, मेटरनिक अभी अभी मेटरनिक से मिलेंगे, अभी हम इटली और जर्मनी में मेटरनिक से मिलने वाले हैं। कहते हैं मेटरनिक ने एक बात बोली थी कि जिस दिन नेपोलियन को खांसी और क्या होता है, जुकाम होता है, पूरे यूरोप को क्या होता है, सर्दी जुकाम होता है, क्योंकि सर नेपोलियन का दबदबा इतना था। कहते थे नेपोलियन ऐसा था कि अगर मान लो सो किसी यूरोप के किसी राष्ट्र को या फिर राज्य को जीतना है तो भैया अगर अपनी पे आ गया तो उसे कोई हरा नहीं सकता। अच्छा ध्यान सुनो, सर उसने निरंकुश सत्ता को अपना लिया। जी हाँ सर, इसने भी एक काम करा था, लेकिन एक छोटा सा काम ये करा कि इसने जो प्रजातंत्र था, प्रजातंत्र को खत्म करा और फिर से क्या ले गया, राजतंत्र ले गया। फिर से राजतंत्र ले गया। राजतंत्र लाने के बाद मेरे बच्चे ने क्या काम करा, अपनी एक संहिता, नागरिक संहिता लागू करी, जिसको बोलता मैं नेपोलियन संहिता कहता है, जो कि 1804 में आई थी। अब अच्छा, इसके अंदर मेरी बात को बड़े ध्यान सुनो, क्या हुआ इसके अंदर, उसने जमींदारी प्रथा को खत्म करा, टैक्सेस को खत्म करा, ठीक है। इसने क्या काम करा बेटा, भूदास प्रथा को खत्म करा, साथ साथ जो बेचारे गरीब किसान फालतू में क्या टैक्स भर रहे थे उनको भी एंड करा। और इसने मेरे बेटे क्या करा, एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया कि बेटा टेंशन मत दो, सभी के लिए नियम कानून क्या रहेंगे, समान रहेंगे, जो भी आएगा, संपत्ति का भी अधिकार लोगों को दिया। तो कहीं ना कहीं भाई नेपोलियन की जो संहिता थी बहुत अच्छी संहिता थी। नेपोलियन के जो थॉट प्रोसेस थे, माना वो लाया था राजतंत्र, माना वो क्या लेके आया था, राजतंत्र लेके आया था, लेकिन भैया राजतंत्र लाने के बावजूद भी उसका जो ओरिएंटेशन था या फिर जो भी एजेंडा था, वो एजेंडा किसके लिए था, जनता के लिए था। जहाँ किसके लिए था बेटा, जनता के लिए था। ठीक है चलिए आगे देखो नेक्स्ट। अब यूनान की क्रांति, भाई यूनान की क्रांति बेसिकली यूनान की, देखो अब जब फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस से बाकी के जितने भी यूरोप के देश थे वो धीरे धीरे क्या इन्फ्लुएंस हुए। भैया खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, आई रिपीट, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। यानी कि सर फ्रांस की क्रांति के बाद क्या, सर यूनान में क्रांति हुई। यूनान की क्रांति कब हुई, 1830 में हुई। अच्छा इसके पीछे क्या था, स्वतंत्रता संघर्ष था। किस प्रकार का स्वतंत्रता संघर्ष, मेरे बच्चे वहां के लोग भी राजशाही चीजों से क्या कर रहे थे, जूझ रहे थे। यहाँ के लोग भी सर क्या था, निरंकुश व्यवस्था, निरंकुश शासन व्यवस्था से जूझ रहे थे। निरंकुश का मतलब क्या होगा, एक ऐसा राजा जो दबंग है, जो सिर्फ अपनी चलाता है, अपने नियम कानूनों को लगाता है, डेट इज कॉल्ड क्या, जी हाँ निरंकुश। और आपको एक बात समझा दूं, ये जो ऑटोमन साम्राज्य है तुर्की से बिलोंग करता है, तुर्की से बिलोंग करता है। इस साम्राज्य ने, ऑटोमन साम्राज्य ने सभी ऑलमोस्ट मतलब जितने भी यूरोप के बहुत से देश थे उनके ऊपर कहने का थोड़ा थोड़ा कब्जा कर रखा था। तो ऑटोमन साम्राज्य में क्या, यूनान भी क्या था, एक हिस्सा था 15वीं शताब्दी में। कहते हैं यूनान में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो ध्यान सुनो, सीन क्या हुआ, यूनान के लोगों ने, सुनना ध्यान से, यूनान के लोगों ने ऑटोमन के खिलाफ क्या एक जंग छेड़ दी। और उस जंग के अंदर उन्होंने क्या डिमांड करी कि भैया हमें चाहिए क्या, स्वतंत्रता, हमें चाहिए क्या, उदारवादी नीति, हमें क्या चाहिए, हमारे देश के प्रति क्या पूर्ण अधिकार, पूर्ण सम्मान, पूर्ण क्या इक्वलिटी। और इसी के लिए बेटा पश्चिमी देशों ने, यूरोप के कुछ देशों ने यूनान को सपोर्ट किया। उसके पीछे लॉजिक क्या था, उसके पीछे लॉजिक ये था कि यूनान की जो संस्कृति थी, यूनान के जो कवि थे, ठीक है, और भी बहुत सारे जो लोग थे वो यूनान की संस्कृति को पसंद करते थे। यानी कि यूरोप में कुछ देश जो थे यूनान के क्या थे, सपोर्ट में थे, क्योंकि उन्हें यूनान के कल्चर बहुत पसंद था, उन्हें यूनान की कविताएं बहुत पसंद थी, उन्हें यूनान के कलाकार बहुत पसंद थे। यही वजह है उसे पश्चिमी देशों का मिला, साथ मिला, और यूनान को भी क्या मिला, राष्ट्रवाद में सपोर्ट मिला, और यूनान भी अपने आप को क्या कर पाया, स्वतंत्र कर पाया, है नहीं। आ जाओ अगला नेक्स्ट। अगला बेटा उदारवादियों की जर्मन की क्रांति। अब उदारवादी कौन लोग होते हैं, गुरुजी। उदारवादी जो होते हैं भाई साहब, ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, विनम्रता। क्या बोलते हैं ना, विनम्रता, हाँ जी विनम्रता। विनम्रता का मतलब हो गया सर, इनका बेसिक उद्देश्य था सभी लोगों को क्या, समान अधिकार दिलाना, सभी लोगों के लिए क्या, न्याय की जो चीजें हैं सबको एक जैसा रखना। दैट इज कॉल्ड मेरे क्या, उदारवादी जर्मन क्रांति। इस जर्मन क्रांति के अंदर क्या हुआ, 1831 बंदे हमने चुने, जी हाँ 1831 बंदे चुने थे, निर्वाचित करे थे, जो कि इटली के, जर्मन के अंदर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण करके बैठे थे। जैसे कि हम लोग एमएलएम पे चुनते ना अपने आगे लिए, उसी प्रकार से फ्रैंकफर्ट संसद के अंदर हम लोगों ने 1831 बंदे चुनकर भेजे, जो कि वहां पर संसद में रिप्रेजेंट कर रहे थे क्या, जर्मन स्टेट्स को। साथ साथ मेरे बच्चे उन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट अपनाया, इन 1831 बंदों ने संवैधानिक राजशाही, राजा तो रहेगा परंतु क्या करेगा, वो संवैधानिक अधिकार चलाएगा, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगा। मतलब कि राजा तो है, मंत्री तो है, ठीक है, मैं कह रहा हूं नेता तो है, लेकिन वो नेता किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोलेगा। यानी राजा की जो शक्तियां हैं वो संविधान तय करेगा कि उसकी शक्तियां क्या होंगी। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, ये प्राशा को हम प्रोशिया भी कहते हैं, प्रोशियंस भी कहते हैं, ना प्राशा में बहुत बड़ा रोल निभाता है। कहता है प्राशा के राजा फेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने उनकी क्या मांगों को खारिज कर दिया। किनकी मांगों को बेटा, मेरे बच्चे ये इन बंदों की, जो जर्मन के क्रांतिकारी लोग थे, उदारवादी लोग थे, उनकी मांगों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहते ना हमने आपको देंगे, हमें नहीं चाहिए आपकी उदारवादी की नीति, हम लोगों को नहीं देना, आप लोग हमारा दिन काम करना तो काम करो। लेकिन क्रांतिकारी लोग मानने वाले कहाँ थे, क्रांतिकारी लोगों ने सोचा यार अभी हमारे पास मौका है जर्मन में क्या रिवोल्यूशन फैलाने का, जर्मन को आजाद कराने का, या फिर जर्मन में राष्ट्रवाद फैलाने का।
तो इन्होंने क्या काम करा, मध्य वर्गीय लोगों को, जी हाँ, मध्य वर्गीय लोगों को पकड़ा, मध्य वर्गीय लोगों को पकड़ा, क्योंकि सर जाहिर सी बात है मध्य वर्ग के जो लोग थे, मजदूर थे, कारीगर थे, इनका वर्चस्व बहुत ज्यादा था। कहते हैं मध्य वर्ग के लोग थोड़े कहते हैं पढ़े लिखे भी थे, अच्छे खासे वेल नॉलेज थे। यही वजह थी उदारवाद में क्या क्रांति लाने की, क्योंकि सर मध्य वर्ग का पढ़ा लिखा होना उनके आधिकारिक हक को मांगने की क्या रखता था, जी हाँ, चेष्टा रखता था। वो चाहते थे कि भाई हम लोग पढ़े लिखे बंदे हैं, हम लोगों ने इतना सब कुछ किया है, हमें क्या मिलना चाहिए, हमारा अधिकार मिलना चाहिए। साथ साथ फिर सेना ने क्या काम करा, उस असेंबली को भंग कर दिया, जिस असेंबली को उन्होंने बनाया उस असेंबली को उन्होंने भंग कर दिया। और सेना ने क्या कर दिया, उस असेंबली को भाई तोड़ फोड़ के मतलब भगा दे, लोग चलो भगो, दबा करो, कोई क्रांति नहीं होगी, किसी को कोई आजादी नहीं मिलेगी। लेकिन भैया ये आजादी यहाँ पर रुकने वाली नहीं थी, ये आजादी यहाँ पर रुकने वाली नहीं थी। पूछो क्यों रुकने वाली थी? क्योंकि माना कि ये लोगों ने क्या करा, अपने आप को क्या करा, प्रमोट करने के, सॉरी, अपने आप को आजाद करने के लिए इतनी सारी क्रांतियां लड़ी, लेकिन अंत में क्या मिली, विफलता मिली। विफलता के बावजूद भी, सुनो ध्यान से, विफलता के बावजूद भी क्या हुआ मेरे बेटे, कुछ नहीं हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ। कब हुआ? 1871 में, जी हाँ। कहते हैं इतना संघर्षों के बाद भी जर्मनी का एकीकरण हुआ। मैं बता दूं आपको, करीबन 30 प्लस क्या थे, छोटे छोटे टुकड़े थे। आई रिपीट, 30 प्लस छोटे छोटे टुकड़े थे, और इन टुकड़ों को मिलाकर हमने जर्मनी को एकीकरण यानी कि एक करा। अच्छा, इसके अंदर सीन क्या हुए, जो मध्य वर्ग के जो जर्मन लोग थे, सर जी, मध्य वर्ग के जर्मन लोग थे, इन सबने मिलकर क्या काम करा, धीरे धीरे महासंघ बना, यानी कि छोटे छोटे राज्य मिला के बड़े राज्य मिला है। मेरे बच्चे क्या रखा, इन प्रयासों ने राजशाही और फौज ने प्राशा के भूस्वामियों को समर्थन में दबा दिया। मतलब इन लोगों के ये जो प्रयास हुए, तो राजशाही और फौजों ने क्या काम करा, प्राशा के भूस्वामियों के समर्थन से इनको दबा दिया। किनको दबा दिया? जो लोग क्या करते, इन लोगों को जोड़ने की कोशिश करते, इन इलाकों को क्या बनाने की कोशिश करते थे। फिर प्राशा ने क्या काम करा, प्राशा ने क्या दिया, आप तुम टेंशन मत लो। प्राशा, प्रुशिया जो था बड़ा बदमाश था, प्रुशिया हर किसी के ऊपर अपनी मोनोपोली करना चाहता था, तो उसने साफ साफ बोला, आप टेंशन मत लो, मैं हूं, मैं क्या बताता हूं, तुम मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो, राष्ट्रीय एकीकरण के अभियान को हम चलाएंगे, राष्ट्रीय एकीकरण का हम चलाएंगे, हम अपने एक बंदा भेजेंगे जिसका नाम क्या होगा, बिस्मार्क। कौन होगा? ऑटोवन बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या काम करेगा, जर्मनी के एकीकरण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को क्या करेगा, निभाएगा। जी हाँ, उनने बताया, और वो उसका क्या बनेगा, मुख्य नेता बनेगा। क्या बनेगा? मुख्य नेता बनेगा। देखो जी, अगर आप देखें तो जर्मनी का एकीकरण भी बहुत लंबा प्रोसेस रहा है। जी हाँ, ऐसा नहीं है 30 से ज्यादा, मतलब 34 मान लो, 34 या फिर 39 के आसपास छोटे, मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े करो ना, तो 39 टुकड़े हैं। और लेकिन आज की डेट में टोटल कितने हैं, 16 संघीय राज्य हैं। चाहो तो चेक कर लेना, टोटल कितना है, 16 संघीय राज्य आज की डेट में। संघीय मतलब बड़े बड़े। और वैसे देखा जाए तो उस समय में 39 बहुत छोटे 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 क्या थे, टुकड़े थे। तो सभी टुकड़ों को मिलाना बहुत कड़ा काम था। लेकिन सर इसमें किसने भूमिका निभाई, ऑटो बिस्मार्क ने अपनी भूमिका निभाई। और फिर उन्होंने विलियम प्रथम को क्या बनाया, नया राजा घोषित करा। किसका मेरे बेटा? जी हाँ, इटली का, जर्मनी का। क्योंकि भैया जर्मनी के अंदर, जी हाँ, प्रुशिया ने सपोर्ट किया, प्रुशिया ने मेरे बेटे क्या करा, बाकी ताकतों को हराया, ठीक है, बाकी ताकतों से लड़ा, और इसने क्या काम करा, जर्मनी को आजाद कराया, क्या बाकी क्या शक्तियों से। साथ साथ मेरे बच्चे कहता है हमारा क्या, कि जर्मनी का एकीकरण से यूरोप में प्राशा का वर्चस्व बना। अब लोगों ने देखा यार कि एक अकेले प्रुशियन ने, एक अकेले प्राशा ने पूरे जर्मनी को क्या कर दिया, एक कर दिया, पूरा जर्मनी क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। तो भैया जाहिर सी बात है, प्रुशियंस का क्या बन गया, दबदबा बन गया, और प्रुशियंस ने अपना पूरे यूरोप के अंदर परचम लहरा दिया। यही वजह है कि फ्रांस के अंदर, अगर आपको याद हो तो अच्छे से, कि फ्रांस में एक मैसेज गया था प्रुशियंस की तरफ से, और ये ऑर्डर कहां से आया था, जर्मनी से। जी हाँ, जर्मनी से ऑर्डर आया था। उन्होंने साफ साफ कहा, भैया ऐसा है, अब फ्रांस के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज को बैन करवाने के लिए। ये देखो, यानी कि आप सोचो, किसी देश की मातृभाषा को बैन करवाना, यानी बंद करवाने का दम किसमें था, प्रुशियंस में। क्योंकि सर उन्होंने इस जर्मनी को एकीकरण कर दिया। जर्मनी के इतने टुकड़े, 30 प्लस से ज्यादा टुकड़ों, यानी कि 30 से ज्यादा टुकड़े थे जर्मनी के, उन छोटे छोटे सभी टुकड़ों को इकट्ठा कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत का खतरा हुआ। तब प्रुशिया ने अपने आप को एक बहुत बड़ी क्या ताकत के रूप में पूरे यूरोप को प्रस्तुत किया। और फिर साथ में क्या हुआ, नए जर्मन के अंदर नई बैंकिंग सिस्टम, नया मुद्रा सिस्टम, है ना। साथ साथ मेरे बच्चे क्या हुआ, नया जुडिशियन का मतलब क्या, नई न्यायिक प्रणाली शुरू करी गई। और इस प्रकार से जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण किया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला, अब है इटली का एकीकरण। भाई साहब, इटली का एकीकरण बड़ा प्यारा है, बड़ा गजब का है। इटली कुल मिला के 7 राज्यों से, जी हाँ, 7 स्टेट से मिला के बना था। ठीक है, और ध्यान रखना इस बात को,
कहीं ना कहीं जो पिडमॉन्ट था, इतावली घराने का शासन था वहां पर, पिडमॉन्ट का, जी हाँ, जो इटली था, इटली के जो 7 राज्य थे उस पर क्या था, सर्डेनिया के पिडमॉन्ट के 7 घरानों का शासन था। उनने क्या रखा, उत्तरी भाग क्या था हमारा, उत्तरी भाग पर ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग का शासन था, दक्षिणी भाग पर स्पेन के बुर्बो, जी हाँ बुर्बो वंश, जी हाँ नेपोलियन, जी हाँ नेपोलियन के समय क्या हुआ था, बुर्बो वंश की स्थापना को हटा दिया गया था, फिर बोलो कि बुर्बो राजवंश को दफा कर दिया गया था। और 1815 में जब क्या हुआ था, नेपोलियन हारा, किससे हारा था, प्रुशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और मेरे से क्या सा था, रूस, हाँ इन लोगों ने मिलकर मेरे से क्या करा था, नेपोलियन को हराया। सोचो इस यूरोप की 4 बड़ी बड़ी ताकतों ने मिलकर, ब्रिटेन, प्रुशिया, ऑस्ट्रिया और क्या रूस ने मिलकर हराया। और कहते हैं मेरे बेटे फिर दोबारा क्या हुआ, बुर्बो वंश की वहां पे स्थापना हुई थी, जी हाँ। और मध्य इलाके में कौन थे, पॉप के लोग अधीन थे, जी हाँ पॉप लोग वहां पे थे। फिर उन्होंने बताया गया कि इटली के एकीकरण में क्या हुआ बच्चे, कि 1830 के लगभग, सुनना बहुत ध्यान से, क्या हुआ, जूस पे मैसन ने एक कार्यक्रम चालू करा जिसके अंदर वो क्या चाहता था, इटली का एकीकरण चाहता था। और इटली के एकीकरण ने उसने सर क्या करा, एक यंग इटली, जहाँ एक यंग इटली और यंग यूरोप, सुनो ध्यान से, इसमें केवल यंग इटली दे रखा है, इसमें केवल यंग इटली दे रखा है, लेकिन आपको यंग इटली और यंग यूरोप दो उन्होंने क्या बनाए थे, जहाँ संगठन बनाए थे। यंग इटली में बच्चे सॉरी यंग इटली में बच्चे, ठीक है, बनाया। और 1830 में यंग इटली ने क्या करा, इस मुहिम को, इटली की एकीकरण की मुहिम को आगे क्या करा, फ्लो करा, जिसके अंदर क्या हुआ, 1831 से लेकर 1848 के बीच में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता की जिम्मेदारी राजा किसकी थी, विक्टर, ठीक है, इमैनुअल द्वितीय की थी। द्वितीय का मतलब होगा सेकंड, इमैनुअल द्वितीय मतलब क्या हो गया, सेकंड की थी। सर क्रांतिकारियों ने इतना मतलब प्रेशर डाला, इतना प्रेशर डाला, परंतु फिर भी क्या हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो ऐसा नहीं था कि कोई भी बंदा क्रांतिकारी करने जाएगा तो जाहिर से होता है क्या मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, या फिर कोई बंदा सरकार के खिलाफ विद्रोह करेगा, लड़ाई लड़ेगा तो क्या सफलता मिल जाएगी, नहीं 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 सर, सफलता नहीं मिलेगी, सफलता ऐसा नहीं मिलती है। सफलता मिलने के पीछे बहुत सारे सेक्रीफाइस होते हैं, और यही सेक्रीफाइस किस में था, इटली में भी हुआ। पूरे 18 वर्ष संघर्ष करा, फिर भी क्या सफलता मिली। लेकिन अगर हम बात करें कुंवर, जी हाँ ये बंदा भाई साहब मैं बताऊं आपको, बड़ा बेहतरीन बंदा। इस बंदे ने अपनी चतुर नीति का प्रयोग करा, इस बंदे ने क्या चतुर नीति का प्रयोग करा, चतुर का नीति मतलब जो होता है ना पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स नीति का प्रयोग करा। और फिर से इसने क्या काम करा, इटली के प्रमुख में, जी हाँ इटली के प्रमुख में, या फिर क्या प्रमुख मंत्री था ये, तो इटली का प्रमुख मंत्री होने के नाते इसने इटली के एकीकरण की क्या चलाई, अभिक्रिया को चलाया। और फिर जाके मेरे बच्चे क्या हुआ, उसने क्या दिखाया यहाँ पे कि सर्डेनिया पिडमॉन्ट की जो सेना दक्षिण इटली और क्या दूसरे सिसिलिया के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेन के शासकों को हटा दिया। जी हाँ देखिए इसने क्या काम करा, कूटनीति खेली, इसने क्या काम करा भैया, जो सर्डेनिया पिडमॉन्ट की जो सेना थी दक्षिण इटली में, तो वह यहाँ पर क्या हुआ, स्पेन के मतलब स्पेन में घुसी और स्पेन के राजा को वहां से क्या दफा कर दिया। और उसके बाद मेरे बच्चे क्या हुआ, फिर आया 1859 में, ये जी हाँ ये तगड़ी चुरांद है, बहुत ध्यान होना, कि ऑस्ट्रेलिया की जो सेना थी को फ्रांस और सर्डेनिया पिडमेंट की क्या गठबंधन सेना से हरा दिया गया। जी हाँ देखो जी, ऑस्ट्रेलिया की सेना को फ्रांस और सर्डेनिया पिडमॉन्ट की गठबंधन सेना ने हरा दिया। तो ऑस्ट्रेलिया को भी क्या, ऑस्ट्रिया को भी क्या हराया गया। ऑस्ट्रिया कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया कहाँ पर है, यूरोप में। तो ऑस्ट्रिया उस समय एक बहुत बड़ी क्या था अपने बच्चे, बहुत बड़ी ताकत था, और ऑस्ट्रिया को हराने के लिए भी क्या फ्रांस और पिडमॉन्ट को दोनों को क्या मिलना पड़ा, एकीकरण करना पड़ा। फिर जाके कहीं ना कहीं मेरे बच्चे क्या हुआ, इटली को हमने सर क्या बनाया जी एकीकरण किया। और 1861 में क्या हुआ, जो विक्टर इमैनुअल थे सर उनको मेरे बच्चे इटली का, ठीक है, क्या गया राजा घोषित किया गया। साथ साथ मेरे बच्चे रोम को इटली का बनाया गया, राजधानी बनाया गया, किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। तो भैया ये देखो, ये सिंपल सा एक रिवीजन, रैपिड रिवीजन है, हमें पॉइंट्स को डिस्कस करना, हमें डीपली नहीं ज्यादा घुसना, हमें बस उन बातों को ध्यान रखना जिससे हमारे पॉइंट्स याद रहेंगे। जैसे मान लो हमें याद रह गया 19वीं सदी में क्या हुआ था, है ना, हमें याद रहेगा इटली में क्या हुआ था, हमें याद रहेगा 7 राज्य थे, हमें याद रहेगा कुंवर की कूटनीति आई थी, है ना, हमें याद रहेगा, है ना, ऐसे आ गया नेक्स्ट। अच्छा ऐसे इस कूटनीति में सुन लो मेरे बच्चे, क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था सीन, ऑस्ट्रिया के अंदर सीन हुआ था, वहां पर मेटरनिक, हाँ यहाँ पे ये देखो ये है ना, ये जर्मनी, तो जर्मनी के अंदर कौन आया था, मेटरनिक आया था। मेटरनिक ने क्या था, ऑस्ट्रिया के अंदर चांसलर था, चांसलर होने के बावजूद मेरे बच्चे ने क्या काम करा था, इसी ने जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया को और तेज किया था, है ना। आगे देखो नेक्स्ट, अब है ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी साम्राज्य होता है, ऐसी बात तो नहीं है, आप लगा लो ब्रिटेन में तो 1668 से चल रहा था। ब्रिटेन में तो ये जो चिरान चालू है 1668 से पहले हुई है, और उससे पहले तो ये राज्य तंत्र था ही नहीं, जी हाँ सॉरी राष्ट्र राज्य था ही नहीं। जी हाँ ब्रिटेन क्या था भैया, 18वीं सदी से पहले तो राष्ट्र राज्य था ही नहीं, बिल्कुल भी। यहाँ वहां पर राष्ट्र का मतलब राष्ट्र राज्य था ही नहीं, मतलब ये वहां पर राज्य से मिलकर बना है, नहीं बिल्कुल नहीं। पहले सिंपल सिंगल था, इंग्लैंड का था बिल्कुल सिंपल था, एकदम अलग था, उसके संग कोई नहीं जुड़ा हुआ था, एकदम सिंगल था। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लैंड, फिर क्या हुआ, जब राष्ट्रवाद की स्थापना हुई, औद्योगिकरण हुआ, जी हाँ
1668 के बाद क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ, और औद्योगिकरण से क्या हुआ, राष्ट्रवाद की क्या जो मुहिम थी उसको बढ़ावा मिला। फिर क्या हुआ मेरे बेटे कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच क्या हुआ, एक एक्ट ऑफ क्या बेटा, यूनियन हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन। यूनियन का मतलब क्या, जुड़ना। यूनियन का मतलब क्या था, जुड़ना, जिसके अंदर 1707 में यूनाइटेड किंगडम, जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का निर्माण करा गया। और जैसे कि आप जानते हो यूके के अंदर सर बहुत सारे क्या आते हैं, अलग अलग देश आते हैं। अगर आप बात करो स्वतंत्र क्या राज्य आते हैं, देश तो साइड में करो, पहले क्या थे, छोटे छोटे क्या थे, छोटे छोटे राज्य थे, यानी कि अपने आप में स्वतंत्र राष्ट्र थे। राज्य बोल रहा हूँ, राष्ट्र बोल रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होगा। मैं बोल रहा हूँ जैसे स्कॉटलैंड है, तो स्कॉटलैंड क्या था, वो यूनाइटेड किंगडम का एक राज्य है। आई रिपीट, यूनाइटेड किंगडम का एक अपना राज्य है। लेकिन अगर मैं स्कॉटलैंड की बात करूँ तो स्कॉटलैंड अपने आप में क्या स्वतंत्र राष्ट्र भी है। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे राष्ट्र को मिला के एक बड़ा राष्ट्र बनाया गया, उसको हम क्या बोलेंगे, जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम कहेंगे, जो कि इंग्लैंड को बिलोंग करता है। फिर क्या हुआ, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, जी हाँ, स्कॉटलैंड और आयरलैंड सभी पर क्या मायनों में इंग्लैंड का प्रभुत्व था। जी हाँ, मायनों में जी हाँ, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर देखा जाए तो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, जी हाँ, और जितने भी लैंड है इंग्लैंड के आसपास के जितने भी, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ठीक है, इस सब पे क्या हुआ, इंग्लैंड का क्या वर्चस्व शामिल हुआ। इसीलिए इंग्लैंड को था ग्रेट ब्रिटेन, जी हाँ, क्या बोलता था, ग्रेट ब्रिटेन बोला गया था, क्योंकि ब्रिटेन ने ऑलमोस्ट लगा लो बहुत सारे देशों पर कब्जा किया था। और कहीं ना कहीं ब्रिटेन के ऊपर किसी ने कब्जा नहीं किया, ब्रिटेन जैसे देश ने यूएस के ऊपर भी क्या रखा, कब्जा कर रखा था। और फिर क्या हुआ, ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण कहा हुआ, जिसमें झंडा, राष्ट्रगान और अंग्रेजी भाषा उसका प्रतीक चिन्ह थे। जी हाँ, जी हाँ, आपने इंग्लैंड का झंडा देखा होगा, तो इंग्लैंड का झंडा उसी समय बन गया था 1700 मतलब के शताब्दी के आसपास में। इसकी अगर हम बात नहीं, 18वीं शताब्दी के आसपास में अगर हम बात करें तो इंग्लैंड का झंडा सब कुछ बन चुका था वहाँ पे, राष्ट्रगान भी बना बकाया था। और ब्रिटिश जो लोग थे मेरे बेटे, उन लोगों ने सर क्या करा, अपने इस मुहिम को और भी जगह क्या करा, जी चलाया। ब्रिटेन ने क्या करा, और भी देशों पर कब्जा करने की कोशिश करी, ताकि वो अपने इस यूनाइटेड किंगडम के अंदर यूरोप के राष्ट्र को भी क्या कर सके, शामिल कर सके, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। यूरोप के अंदर और भी बड़ी बड़ी ताकतें थी, जैसे प्रोशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, है ना, फ्रांस भी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा था जब नेपोलियन उस पर राज करने लग गया था। तो मेरे बेटे देखो, ये था हमारा यूरोप के अंदर क्या, राष्ट्रवाद। गुरुजी चैप्टर तो खत्म हो गया, अब चैप्टर दी एंड हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब सर हमने चैप्टर को भी नपट नंगा कर दिया, लेकिन अब बात आती है सर कि इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करूं सर, इसके अंदर कैसी किस टाइप तरह की चीजें आएंगी, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये आपका बहुत बड़ा सवाल है। ये आपका नहीं, पूरे दीन दुनिया के सही बच्चों का सवाल है। सारे बच्चे पूछते हैं गुरुजी बताओ ना, अरे गुरुजी बताओ तो दो, क्वेश्चन कैसे आएंगे। चैप्टर तो हर कोई पढ़ा देता है, चैप्टर पढ़ाने में क्या है, चैप्टर तो हम खुद से ही पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी पकड़ के पेल लेंगे, रख के कैसी बात करते हो गुरुजी आप हमें बताओ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, आप हमें बताओ इसमें क्या क्राइटेरिया आएगा, कितनी कितनी चीजों को हमें स्टडी करना पड़ेगा, वो नंबर ऑफ कंटेंट कितने हैं जो हमें स्टडी करने चाहिए अपने एग्जाम के लिए। तो सुनो ध्यान से मेरी बात को, वो नंबर ऑफ कंटेंट हमारे पास टोटल कितने बेटा, 10 कंटेंट है। जी हाँ, इन 10 कंटेंट को हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे। जैसे पहला अगर मैं बात करूं सर, एमसीक्यू, ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कुछ भी हो, सभी प्रकार के जी हाँ पेपर्स में आता है, सभी सब्जेक्टों में आता है। ऊपर से फिर हमारा क्या आएगा, असर्शन एंड रीजन, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन आने जाने, केस बेस्ड स्टडी आने हैं, सोर्स बेस्ड स्टडी आने हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ये तो भैया आप बचपन से चले आए हुए हैं, ये तो आने आने होते हैं। मैप वर्क, जी हाँ, एसएसटी में मैप वर्क आता है। जी हाँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आजकल आने स्टार्ट हो गए हैं, ये भी एसएसटी में आने लगे हैं। डायग्राम बेस्ड, जी हाँ, डायग्राम बेस्ड मतलब जो आपके साइंस में डायग्राम बनाने के नहीं आते, जी हाँ, वो वाले क्वेश्चन है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके एसएसटी में आते हैं। तो भाई साहब ये जितना सारा कंटेंट दे रखा है, 10 कंटेंट, ये तो गुरुजी बड़ा भयानक सा कंटेंट है। हाँ, बहुत भयानक सा कंटेंट है। अब बात ये सर कि इनमें से कौन सा कंटेंट कितना वेटेज रखता है, हम इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। आ जाओ जरा, अगर हम बात करें यहाँ पे एमसीक्यू की बात करें तो सर 25%, जी हाँ 25% ये वेटेज रखता है। और आपको जो जरूरत है, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि 25% आपका एमसीक्यू होगा, जो कि हम आपको ट्रिक्स के साथ जी हाँ सॉल्व कराने वाले हैं। ये ट्रिक्स के साथ, जी बिल्कुल सही बात है, ट्रिक्स के साथ। और आपके जो बाकी की जो 75% जो आपका वेटेज होगा, वो होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे बेटा किस तरह से हाउ टू प्रेजेंट या हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर इन योर आंसर शीट, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ्स का हो। क्योंकि मेरे भाई बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है आंसर को रिप्रेजेंट करना। बहुत सारे नहीं, करीबन 70% बच्चों की समस्या यही थी। इवन मैं अपने बचपन में मैं भी परेशान रहता था कि भाई साहब आंसर को मुझे रिप्रेजेंट कैसे करना। तो आंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है गुरुजी, हम लोग आपको बताएंगे हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर, जिससे कि आपको एग्जाम में मतलब एग्जामिनर देख के ना मतलब कॉपी चूम लेगा, कहेगा यार क्या गजब लिखा है लौंडे ने, क्या गजब लिखा है, लगा लो मस्त एकदम। ठीक है, तो भाई साहब इसका अब देखो, अब एक बात सुनो, मैंने आपको सब चीज बता दी, मैंने बता दिया ये ऐसे आएगा, मैंने आपको ये भी बता दिया मेरे भाई, सुनो ध्यान से, मैंने आपको ये बता दिया, ये बता दिया क्या
कहेंगे ये 10 टॉपिक गिना दिए, लेकिन 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 अब देखो सबसे बड़ी समस्या है सर सॉल्यूशन दो। आपने प्रॉब्लम तो दे दी, सॉल्यूशन दे दो। मैंने कहा प्रॉब्लम कैसे दे दी सर जी, यूट्यूब पे बतेरे टीचर भरे पड़े हैं जो ऐसी चीजें बताते रहते हैं सही हो कि हाँ भाई ये आएगा ये आएगा ये आएगा, पर सॉल्यूशन को नहीं देता। मैं देता हूं आपको सॉल्यूशन, देखो जो कि मैं आपको ये देने वाला हूं। देखो ध्यान से, ये रहा हमारा मैथ्स का क्वेश्चन बैंक, हमारा साइंस का क्वेश्चन बैंक, हमारा सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक। जी हाँ मेरे बच्चों, हमारा मेरे बेटे क्या है 3-in-1 क्वेश्चन बैंक, मैथ्स साइंस एसएसटी। और हमारा क्या 3-in-1 क्वेश्चन बैंक किसका बता है, मैथ्स साइंस एसएसटी हिंदी मीडियम का। बेटा हिंदी मीडियम, जी हाँ बेटा जी, हम लाए हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों के अलग अलग क्वेश्चन बैंक। यानी जिन बच्चों को अगर इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन बैंक चाहिए एसएसटी साइंस मैथ्स का, उनको मिलेगा। जिनको एसएसटी चाहिए बेटा, मैथ्स चाहिए, साइंस चाहिए हिंदी मीडियम में, उनको मिलेगा। और जिन बच्चों को अगर मैथ एंड साइंस इंग्लिश में और उनको एसएसटी का क्या चाहिए, ये क्वेश्चन बैंक चाहिए, उनको भी मिलेगा। यानी गुरुजी नाइंसाफी किसी के साथ भी नहीं होगी। इसके अंदर हम आपको सिखाएंगे हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, ट्रिक्स होंगी बेटा, 2 मार्क 3 मार्क होगा, डायग्राम होगा, सब कुछ, मतलब आपकी सभी समस्या का निवारण होगा। बात समझा नहीं? तो भैया अभी जाओ इस क्वेश्चन बैंक को परचेस करो और मां काल के नाम पे हमारे साथ जी हाँ अपने एग्जाम के स्कोर को इंप्रूव करो और क्या टॉप करो। तो भैया आज ज्वाइन करें कैल्विन। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, मिलता हूं उसमें नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सतर्क रहना, सुरक्षित रहना और देखते रहना कैल्विन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।